गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? अरे कैसे हो सब लोग? और पढ़ाई जोरों में चल रही है सबकी? हाउस द जोश? हाई पक्का ना? 18 नवंबर तक हाई रहना चाहिए। एटीन नवंबर तक इसको लो मत होने देना। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, वहां पे लिखा है इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो जब भी जोश लो होने लगे, जब भी ऐसा लगने लगे कि इतना पढ़ना है यार, तो याद रखना अभी नहीं करोगे तो नेक्स्ट 6 महीने फिर वापस वही करना पड़ेगा। जब भी लगे कि अभी थोड़ा बोर हो रहे हैं या अभी थक गए, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। जैसे ही नवंबर अटेम्प्ट दिखने लग जाए, सॉरी मई अटेम्प्ट दिखने लग जाएगा ना, ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने का मूड हो जाएगा। तो आज का सेशन इज टू डिस्कस कि हमको थियोरी पेपर्स कैसे लिखना है। 1 मिनट। यस, आज का सेशन इज टू डिस्कस थियोरी पेपर कैसे लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सब स्कोर कर लेते हैं, मार थियोरी सब्जेक्ट पे खा जाते हैं। क्या ऐसा लिख के आते मैम, ऑडिट पेपर पूरा इतना बढ़िया लिखा था मैम, लॉ पेपर इतना बढ़िया लिखा था, बाहर आके लगा था कि पक्का टॉप मारेंगे, लेकिन 40 भी नहीं आया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लिख के ऐसे जब लिखते तब तो लगता है कि यार सबसे बेस्ट पेपर हमने लिखा है, मार्क्स आते तो पता चलता है पता नहीं क्या हो गया, 39 आ गया, 37 आ गया। So today we'll discuss how to write theory papers, so it will help us to score more in those papers. तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, 15 मिनट जो आपको एग्जाम में मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, आंसर लिखने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम हॉल में लेट नहीं पहुंचना है, 15 मिनट पहले पहुंच जाना, 15 मिनट पहले क्लासरूम में होना ही है। वो पेपर आपके हाथ में एग्जैक्ट 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। पेपर को पढ़ते ही सबसे पहले क्या करना है, उसको 40-60 पे डिवाइड करना है। व्हाट इज दिस 40-60? 40 मार्क्स के ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आपको बेस्ट आती हो, आपको पता है कि ये आंसर तो मुझे अच्छा आता ही है। So divide your paper into 60-40 marks. 40 marks के क्वेश्चन जो आपको ऐसे टिक करते जाने, जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझे बेस्ट आते ही हैं, अपने 40 मार्क्स सिक्योर कर लेने। जब आपको पता चलेगा कि ये 40 मार्क्स आपके सिक्योर है, ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होने लगेगा, ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स होने लगेगा। सो इनिशियली जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें फाइंड कर लो कि कौन सा 40 मार्क्स है जिसमें आपको बेस्ट आता है, वो पहले अटेम्प्ट करो, वो पहले लिखना शुरू करो। जब चीजें आती रहेगी, जब एक आंसर आ गया, दो आंसर आ गया, जब दिमाग में ये रहेगा कि अरे 40 मार्क्स का तो एकदम परफेक्ट आता है, तो टेंशन जो है ना वो कम होने लगेगा। फिर जो रिमेनिंग 60 मार्क्स है वो स्कोरिंग के लिए करना है। ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आएगी कि चल एकदम 40 मार्क्स का तो एकदम बरोबर लिख लिया, 60 मार्क्स भी अच्छे से लिख पाओगे। तो मेक श्योर वो 15 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चन पेपर को उस वे में डिवाइड कर लो कि 40 मार्क्स का ऐसा क्या कंटेंट है जो मुझे बहुत बढ़िया आता है ये पूरे क्वेश्चन पेपर में, एंड अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम लिख रहे हो, आप कोई 12th या बीकॉम का एग्जाम नहीं लिख रहे हो, प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने सुना होगा कि छोटे फर्म्स और बड़े फर्म सेम काम का ज्यादा पैसा मांगते हैं। छोटा फर्म अगर काम का 5,000 लेता है तो बड़ा फर्म 50,000 लेता है। क्यों? वो कुछ नया कर रहा है, सेक्शन चेंज हो रहा है, कुछ लॉ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, दोनों काम सेम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फर्म प्रेजेंट अच्छे से कर रहा है, इसलिए क्लाइंट उसको ज्यादा पैसे दे रहा है। तो वैसे ही आपका आंसर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लिखने तो सब वाले, आपको क्या लगता है आईपीसीसी में कोई आईपीसीसी लेवल पे बिना पढ़े आता है? कोई भी आईपीसीसी लेवल पे बिना पढ़े आएगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सब पढ़ के आते हैं। कोई सीए में घुसा है तो वो पढ़ के ही आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में मार खा जाता है। तो मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। वो 15 मिनट में मार्जिन्स ड्रॉ कर लो। मार्जिन्स आपके एक राइट साइड में एक छोटा मार्जिन होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी एक मार्जिन होना चाहिए, जहां पे आप क्वेश्चन नंबर के पॉइंट्स लिख सको। जब आंसर लिख रहे हो तो उसके पॉइंट्स होते हैं, वो आप वो मार्जिन में लिख सको। और पेपर के एंड साइड पे भी एक छोटा सा मार्जिन होना चाहिए। मेक श्योर यू मेक मार्जिन्स। मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी तो मार्जिन्स कैसे बनाना। हैशटैग, एरोज, स्टार, ऐसी चीजें यूज नहीं करनी है पेपर में। कोई बच्चे नहीं हो आप, प्रोफेशनल वे में लिखना है। या तो अल्फाबेट्स यूज करो पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, या रोमन नंबर्स यूज करो। डोंट यूज एरो, हैशटैग। अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है ये। नेक्स्ट, जब आप आंसर्स लिखना शुरू करते हो तो देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर इन विच यू आर राइटिंग एन आंसर। ऐसा नहीं है जो मन में आया दे धनाधन लिख दे, दे धनाधन लिख ले, ऐसा नहीं करना है। देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर, आप कैसे आंसर लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में लिखना था वो स्टार्टिंग में याद आया तो स्टार्टिंग में लिख दिया, स्टार्टिंग का पॉइंट लास्ट में लिख दिया, बस लिखना है, पेज भरना है। पेज भरने के मार्क्स नहीं मिलते सीए में, कॉन्सेप्ट और प्रॉपर आंसर लिखने के मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे आप कोई केस लॉ लिख रहे हो तो उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकेंड दो माइंड को कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, प्लान आउट करके लिखो। प्लान आउट मतलब ऐसे आराम से सो के अरे इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्लान आउट नहीं करना है। 10 to 15 सेकेंड में प्लान आउट करना है कि इसको कैसे लिखना है। Your answer should start with facts when it is a case law. First लिखो facts, underline करो और लिखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। बहुत बच्चे पूरा क्वेश्चन ही छाप लेते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन ही छापना है तो आईसीआई तुमको क्वेश्चन क्यों दे रहा है? पूरा क्वेश्चन नहीं छापना है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक दो लाइन में फैक्ट्स प्रेजेंट कर दें, ताकि के जो एग्जामिनर है उसको समझे कि अरे अच्छा इसको क्वेश्चन समझा है, मतलब इसका आंसर राइट डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। सेकंड, प्रोविजन लिखो कि कौन सा ऐसे है या कौन सा सेक्शन है या कौन सा टैक्स का सेक्शन है, कुछ भी जो भी उसके रिलेटेड प्रोविजंस है आपको याद आ रहा है वो लिखो। प्रोविजन सेक्शंस लिखने से आपका पेपर स्टैंड आउट होगा और उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आईपीसीसी देने वाले सिर्फ आप 10 लोग या आप 15 लोग नहीं हो, पूरी इंडिया से। आपको पता होगा तो हर कॉमर्स स्टूडेंट, हर दूसरा तीसरा कॉमर्स स्टूडेंट सीए करता है, पर सब सीए बनते नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो मेक श्योर आपको जो जो सेक्शंस याद है, अगर आपको अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे सेक्शंस और एसेस या एथिक्स के कोड्स और ये सब याद नहीं है, आज एक पेपर बनाओ या आपकी जो समरी नोट्स रेडी है दीवार पे चिपका दो और रोज आधा घंटा वो सेक्शंस, एसेस, एएस, इंडेस रिपीट करो। रोज आधा घंटा, 1 महीना है अभी भी, आप रोज रिपीट कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट एसेस, इंडेस, सब का एक चार्ट बन जाना चाहिए। कोई भी बुक में लिख दो या कुछ भी करो, रोज आधा घंटा उसको रिपीट करो। और एग्जाम में जितना हो सके प्रोविजंस, एसेस आपको पता है तो लिख के आओ। लिख के आओ इसका मतलब ये नहीं जो याद आ रहा है लिखो। मेक श्योर इट इज राइट। इफ यू आर कंफ्यूज डोंट राइट। अगर आप कंफ्यूज हो फिर भी आप सेक्शन या कुछ लिख के आते हो तो एग्जामिनर को इससे क्या लगता है, पहले तो आपको ये आंसर का सेक्शन नहीं पता, सेकंड जो सेक्शन आपने लिखा है वो भी आपको नहीं पता। तो दोनों चीज आपको पता ही नहीं है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों देगा? सीए बनने जा रहे हो,
एग्जामिनर वांट्स यू टू नो थिंग्स। तो अभी से स्टार्ट कर लो सेक्शन और सब, अगर नहीं किया है तो डेली आधा घंटा रीड करने का, और करके रखा है तो वेरी गुड, मेक इट अ हैबिट टू राइट इन योर एग्जाम। बट इफ यू डोंट नो, यू कांट रिकलेक्ट, देन डू नॉट राइट इन द एग्जाम। फैक्ट्स लिख दिए, प्रोविजन लिख दिया कि इस फैक्ट्स पे ये प्रोविजन, ये सेक्शन अप्लाइड है। फिर एनालिसिस लिखो कि आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा है या ये क्यों ऐसा होना चाहिए। लिखो एनालिसिस, उसको अंडरलाइन करो, और एनालिसिस का जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखो। फिर एंड में लिखो कंक्लूजन, अंडरलाइन करो एंड कंक्लूड योर केस लॉ कि as per above provisions, as per the above analysis, this is the case and this is the way it should be. So always write case laws in this format. Facts, very short question को explain करो। Provisions, जो भी आप रिकलेक्ट कर सकते हो। सपोज कोई ऑडिट का पेपर लिख रहा है तो ऑडिट में सिर्फ एसेज नहीं आता है, ऑडिट में आप सब ऑडिट करते हो, कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, एथिक्स, एवरीथिंग। जो याद आ रहा है उसके रिलेटेड, जो रिलेवेंट है वो उसका रेफरेंस दो। एग्जामिनर को आपकी नॉलेज दिखाओ, शर्माना नहीं है नॉलेज दिखाने से, बट करेक्ट नॉलेज दिखानी है। तो मेक श्योर यू गिव रेफरेंसेस, प्रोविजंस, सब जब भी आपको जहां पे करेक्ट याद आ रहे हो। और आज से रोज आधा घंटा इस चीज को टाइम देना। तो दिस इज द वे यू विल प्रेजेंट योर केस लॉज। नेक्स्ट है, आपको अगर सबको पता है तो आपको ऑडिट में या ऐसे ट्रू और फॉल्स आते हैं, इनकरेक्ट, करेक्ट। तो ये टाइप के क्वेश्चंस वेरी स्कोरिंग है, जो ट्रू और फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट वाले होते हैं। इसमें आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है अपने पास, डायरेक्टली आंसर शुरू करना है। एग्जामिनर को क्वेश्चन पता है, ट्रस्ट मी, सच में उसको क्वेश्चन पता है, तो उसको वापस से क्वेश्चन लिख के दिखाना नहीं है, डायरेक्टली आंसर से शुरू करना है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देखो, एक क्वेश्चन है, द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज C&AG। डायरेक्टली आंसर लिखना है, जो भी आंसर है इनकरेक्ट, फिर रीजन लिखना है। तो बहुत बच्चे इसका रीजन क्या लिखेंगे, द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय CAG। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सिर्फ आधा एक्सप्लेनेशन है। गवर्नमेंट कंपनी का तो लिख दिया, CAG का पार्ट कौन लिखेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें दोनों चीज को एक्सप्लेन करनी होगी। जैसे द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय CAG एंड ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट इज C&AG, तो इसमें दोनों चीज एक्सप्लेन होगी, गवर्नमेंट कंपनी भी और C&AG भी। तो मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट, आपका कंटेंट प्रॉपर हो। फर्स्ट वाला आंसर लिखोगे तो आधा मार्क ही मिलेगा। एक्सप्लेनेशन शुड बी प्रॉपर, दोनों चीज को एक्सप्लेन करना है। ध्यान से पढ़ो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे अभी मैंने पीछे यूज किया था C&AG, नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने, उसको पूरा नाम लिखो। हाँ, अगर एक आंसर है उसमें आपने एक जगह डिफाइन कर दिया है, जैसे C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख के ब्रैकेट में C&AG लिखा है, तो उस आंसर में आप फिर C&AG यूज कर सकते हो, अगर आपने उसको कहीं डिफाइन कर दिया तो। लेकिन वापस कहीं आगे लिख दो तो पूरा यूज नाम लिखो। डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। कीप प्रॉपर स्पेसिंग इन आंसर्स। अगेन एज आई सेड, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आंसर सबको आते हैं, कोई IPCC लेवल पे बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं आता है। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिंग बरोबर लिखो, ऐसा नहीं कि एकदम कंजूसी करके पास में लिखना है। एग्जाम की फीस अपन ने भरी है, प्रॉपर यूज करना है उसको, मार्जिन्स बनानी है, स्पेसिंग, और ऐसा भी नहीं कि एक इधर तो एक लाइन के बाद शब्द ऐसे एकदम मस्त भर के लेट के लिखना है, ऐसा भी नहीं करना है। प्रॉपर स्पेसिंग, जब दिखता है पेपर तो देख के पढ़ने का मन होना चाहिए, दैट्स इट। प्रॉपर स्पेसिंग यूज करो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करो। जैसे आप सबको पता रहेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है या जो पहले दिया है वही करना है।
जब आप 60-40 में डिवाइड करते हो, जो आपको सबसे बेस्ट आता है वो पहले सॉल्व करो, लेकिन वो क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस है वो एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन 3A सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 4B सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन 5B सॉल्व किया, फिर वापस 3A। नहीं, सब क्वेश्चन शुड बी कंटिन्यूअस। क्वेश्चंस कैन बी एनी ऑर्डर। मेक श्योर कि क्वेश्चंस आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करो, लेकिन सब क्वेश्चंस आप वो क्वेश्चंस के नीचे कैरी फॉरवर्ड करो। सब क्वेश्चंस को आप शफल कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन 3 है तो पहले क्वेश्चन 3B लिख दिया, फिर क्वेश्चन 3C लिखा, फिर क्वेश्चन 3A लिखा, दैट इज ओके। बट एक क्वेश्चन के नीचे जो भी सब क्वेश्चन है उसका एक प्रॉपर लेंथ या उसको एक प्रॉपर मेंटेन करो, उसको आगे पीछे मत लिखो। अगर नहीं याद आ रहा है, कुछ मिस हो रहा है तो थोड़ी स्पेस छोड़ दो, बट कीप दैट कंटिन्यूअस। स्पेस छोड़ दो, आप पीछे से वापस आगे आ सकते हो, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम का पेपर एंड कर दिया मतलब आप वापस पीछे नहीं आ सकते, यू कैन कम बैक। तो स्पेस छोड़ दो अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट, डू नॉट सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मतलब आई नो मोस्टली तो जितना पेपर है वही पेपर कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता है। मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन अगर आप में से ऐसा कोई है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो मत सॉल्व करो। आईसीएआई का इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन आया कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो जिनमें लोएस्ट मार्क्स है वो सिलेक्ट होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा टाइम अगर बच रहा है, कोई इतना लकी है कि उसके पास टाइम बच रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस चेक कर लो, इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, वरना जिस क्वेश्चन में सबसे कम मार्क्स है वो आईसीएआई विल पिक अप। ठीक है, अब एमसीक्यूज जो आते हैं आपको पेपर में, जैसे ही वो 15 मिनट मिल रहे हैं आपको पेपर रीड करने के लिए, डोंट स्टार्ट विद एमसीक्यूज, डोंट स्टार्ट विद एमसीक्यूज। 15 पेपर में पहले वो दूसरा डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर देखो, एमसीक्यूज एंड। क्योंकि एमसीक्यूज आप पढ़ना शुरू करोगे ना, अगर कहीं अटक गए तो पूरा दिमाग उसमें ही घूमेगा, आप आगे का जो पढ़ना है वो भूल जाओगे। डोंट स्टार्ट विथ एमसीक्यूज, रीड द अदर पेपर फर्स्ट, उसमें सब प्रॉपर प्लानिंग करके रखो। एमसीक्यूज एंड में पढ़ना है। नॉट मोर देन 30 मिनट्स should be given to MCQs. In fact 30 तो मैक्सिमम टाइम है जो आपको MCQs को देना है। 25 मिनट्स में आपके MCQs हो जाना चाहिए। अगर कोई MCQ याद नहीं आ रहा है तो सोचने मत बैठो, टाइम नहीं है सोचने का, छोड़ दो उसको। वापस जब आगे याद आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हो सके तो MCQ एंड में करो, अगर एंड में कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो याद आ रहा है वो फटाफट फिल कर दो, जो नहीं याद आ रहा है उसमें सोचते मत बैठो कि अरे इसका क्या था, इसका क्या था। नहीं, एक बार रीड करो, समझ रहा है तो वेरी गुड, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो। और आपके जो इनकरेक्ट करेक्ट आते हैं उसको मैक्सिमम 20 इनकरेक्ट। दस पठान कौन है? प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। अरे मेरे को शेयर करने दो आज स्क्रीन। यस, डू नॉट गिव मोर देन 30 मिनट्स टू एमसीक्यू। 30-25 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है। पढ़ के क्लिक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है उसको रहने दो। क्यों, मैं बाद में बोलती हूँ। ट्रू और फॉल्स जो इनकरेक्ट करेक्ट है मैक्सिमम 20 मिनट्स, उससे ज्यादा मत दो। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 45 मिनट्स के अंदर जितना हो रहा है उतना करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो। फिर डिस्क्रिप्टिव्स चालू करो। Why I am saying कि don't waste time in MCQs। आप बोलोगे मैम MCQs तो स्कोरिंग होता है, आप क्यों बोल रहे हो उसको कम टाइम दो? The reason is डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा टाइम लगता है। डिस्क्रिप्टिव में आपका दिमाग भी चालू होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लिखते हो आप चीजें रिलेट करने लगते हो, प्रोविजंस सब कुछ याद आने लगता है। तो एमसीक्यूज भले ही तब याद नहीं आ रहे, पर आप जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखोगे ना तो आपको क्लिक होना शुरू होगा।
तो आपका दोनों काम हो रहा है, आपका एमसीक्यू सोचने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख भी रहे हो और आपका दिमाग भी चल रहा है। तो राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू करेगा, आपको चीजें याद आने लगेगी। फिर एंड के 10-15 मिनट्स अगर कुछ एमसीक्यूज रह गए तो वापस उसको लिखना शुरू कर दो। और एमसीक्यूज अगर एंड में करना है, डिस्क्रिप्टिव पहले करना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एमसीक्यूज पहले देखो ही मत, एंड में करो। मतलब पहले सिर्फ रीड किए होंगे जो 15 मिनट्स में, दैट इज इट। एंड में उसको टाइम दो ताकि जब डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो सब याद आ जाए और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाए। नहीं तो बहुत बच्चे एमसीक्यूज लिखते लिखते टाइम गवा देते, उसमें इतना सोचने में टाइम डालते कि बाद में का पेपर लिखने को टाइम ही नहीं मिलता। तो डोंट वेस्ट मोर देन 25 मिनट्स इन योर एमसीक्यू। नेक्स्ट, राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जो मैंने आपको बताया, आपके आंसर शुड बी इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, प्रॉपर पॉइंट्स, प्रॉपर एनालिसिस, कंक्लूजन। क्योंकि एज आई सेड प्रोफेशनल एग्जाम है बच्चों, नॉर्मल एग्जाम नहीं है। लाखों लोग, हजारों लोग ये पेपर लिख रहे हैं और पास सिर्फ थोड़े लोग होते हैं। तो पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देख के मन होना चाहिए। एग्जामिनर का काम आसान करना है। आप अगर एग्जामिनर का काम आसान करोगे तो वो भी आपका काम आसान करेगा, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट लगेगा। तो मेक श्योर आपको एक हैबिट हो स्ट्रक्चर फॉर्मेट करने। क्वेश्चन पढ़ते 10 सेकंड सोच लो कि अच्छा इसको मैं कैसे लिखूंगा, इधर हाथ उधर पैर, नहीं वैसे नहीं चलेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखो। जो जो सेक्शंस और चीजें याद आ रही है उसके रेफरेंसेस दो। डू नॉट राइट लेस कंटेंट। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो छोटा सा लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सॉरी टी पठान, प्लीज डोंट शेयर द स्क्रीन। प्रेजेंट वाला ऑप्शन आप मत करो। Yes. Do not write less content. Write concept completely irrespective of the marks. आपने अगर प्रैक्टिस मैनुअल या सजेस्टेड आंसर्स मॉड्यूल में आंसर्स भी देखे होंगे तो बहुत बार सिर्फ 3 मार्क के आंसर के लिए, 4 मार्क के लिए आंसर के लिए बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखे होते हैं और 8 मार्क के आंसर्स के लिए छोटे आंसर्स भी लिखे होते हैं। तो आईसीआई आपके आंसर्स की लेंथ चेक नहीं कर रहा है, आईसीआई आपके कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहा है। तो मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स। जैसे ट्रू और फॉल्स वाला है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट डिमांड करता है कि आप वो 4-5 लाइन में आंसर लिखो तो यू शुड राइट इट, डोंट राइट इट इन 1-2 सेंटेंसेस। क्वांटिटी शुड बी अप्रोप्रिएट टू द कॉन्सेप्ट टास्क। क्या कॉन्सेप्ट पूछा है उसको ध्यान में रखो और उसके हिसाब से अपने आंसर की क्वांटिटी डिसाइड करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 8 मार्क का आंसर है तो उसको छोटा लिखोगे तो चलेगा, नहीं, उसको प्रॉपर बड़ा लिखो, लेकिन याद रखो कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें प्रॉपर प्रेजेंट होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई 4 मार्क का समय तो उसको एकदम छोटा सा लिख के आना है, वैसे नहीं करना है। अगर कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा है कि 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है तो 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी ही है, बिकॉज आईसीआई इज गोइंग टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स। तो मेक श्योर आपका आंसर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली प्रेजेंट करता हो। अगेन टू मेक स्कोर मोर मार्क्स, एसेज जो भी नंबर्स है, सेक्शन नंबर्स है, सब लिखो। चाहिए तो चार्ट बना के चिपका दो, कहीं लिख लो, रोज रिवाइज करो उसको। रोज आधा घंटा सुबह उठ के सबसे पहले उसको रिकलेक्ट करो, फिर बाकी की पढ़ाई शुरू करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं मैम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्यों? प्रोफेशनल हो आप, सीए बन रहे हो, कल क्लाइंट से अपनी भाषा में बात करोगे कि टेक्निकल भाषा में बात करोगे? ऑब्वियसली प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करोगे। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग इन ओन लैंग्वेज इन एग्जाम। अपनी मर्जी से लिखना या अपनी लैंग्वेज में लिखना ऐसा नहीं होता है। हो सके जितना टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करो। सी योर सजेस्टेड आंसर, सी योर मॉड्यूल। हाउ आईसीआई इज राइटिंग द आंसर। आईसीआई कैसे नॉर्मल लेमैन इंग्लिश में लिखता है आंसर, ये करना है वो करना है उसको करो? नो, दे यूज
टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वर्ड्स, तो मेक श्योर कि आप भी आंसर वैसे ही लिखो। हाँ, अगर रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि इसका कोई टेक्निकल टर्म क्या है या इसको बेटर कैसे लिखे, तो ओन लैंग्वेज में लिखो, तो टाइम वेस्ट मत करो कि यार क्या लिखूं, नहीं तो ठीक है, बट जितना हो सके उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। जैसे एक एग्जांपल है, आप ओन लैंग्वेज में लिखते हो इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर, बीकॉम का पेपर है क्या, आपको कैसे लिखना चाहिए, एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। टेक्स्ट बुक्स में जो मॉड्यूल है उन सब में भी यही लैंग्वेज यूज होती है, तो मेक श्योर कि आपकी जो लैंग्वेज हो इट शोज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए और यू आर बिकमिंग अ सीए, तो यूज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। सेक्शन लिख रहे हो एज पर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पूरा लिखना है, सिर्फ एज पर सेक्शन 39 दिस इज दैट नहीं लिखना है, कंपनीज एक्ट को बताना है। तो मेक श्योर कि आपकी जो लैंग्वेज ऑफ राइटिंग है वो ओन लैंग्वेज ना हो और जितनी हो सके प्रोफेशनल और टेक्निकल लैंग्वेज हो। एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो दिमाग का माथाफोड़ी नहीं करना, तो नॉर्मल लैंग्वेज में लिख के आओ, लेकिन अभी भी टाइम है, 1 महीना है, 35 डेज है। स्टार्ट रीडिंग और स्टार्ट, जब आप रिवाइज कर रहे हो मन में बोल रहे हो, तो स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज एज मेंशन्ड इन योर नोट्स। प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड, अगेन ये तो मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, वापस बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप जीन्स ले लो, एक फटी हुई जीन्स कोई आपको देगा नीचे रोड पे, तो आप उसके 2000 रुपए दोगे क्या? कोई भी देगा उसके 2000? नहीं। वही फटी हुई जीन्स अगर मॉल में लगी है, मस्त लाइटिंग के नीचे, मस्त मैनिक्विन को पहनाया हुआ है, सब एकदम किया है और 2000 प्राइस टैग लगा है, देंगे ना पैसा? क्यों दे रहे हैं? जीन्स तो सेम है, रोड पे थी तब भी वही फटी हुई जीन्स थी, मॉल में है तब भी वही फटी हुई जीन्स है, क्यों 2000 आप मॉल में दे रहे हो पर रोड पे नहीं दे रहे हो? सिंपल, मॉल वाले का प्रेजेंटेशन बेटर है, वो बेच अच्छे से रहा है आपको वो चीज, दोनों के पास सेम चीज है, लेकिन मॉल वाला बेच रहा है और उसके 2000 रुपए कमा रहा है। तो वैसे ही योर आंसर्स, योर आंसर पेपर इज योर प्रोडक्ट, जो आप एग्जामिनर को बेच रहे हो, तो आपको उसको ऐसा बेचना है कि एग्जामिनर को खरीदने का मन हो, देखते ही उसको मन हो, ऐसा नहीं कि बेचारे का दिमाग खराब हो जाए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जैसे मैंने बोला, एग्जामिनर का काम आसान करोगे तो वो आपका काम आसान करेगा। यू हैव टू सेल योर आंसर्स। कॉन्सेप्ट सबको आता है, आईपीसीसी लेवल पे सब पढ़ के आते हैं, बेचना सबको नहीं आता है। आपको आपका आंसर बेचना है, उसके लिए आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है। जैसे मैंने बोला, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, सब कुछ प्रॉपर उसका ध्यान रखो, स्टार्टिंग से लिखते वक्त ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट लाइन में लिखा है, एक फर्स्ट सेकंड लाइन के आधे से शुरू किया है, मस्त ऐसा अपने हिसाब से डेकोरेटिव लिखा है, नहीं। अलाइनमेंट प्रॉपर रखो, याद करो कि सारे अलाइनमेंट सब प्रॉपर हो, स्पेसिंग प्रॉपर हो, स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है सब चीजों पे। अगर टाइम बच गया है, कोई ऐसा एकदम नसीब वाला है जिसका टाइम बच गया है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जो आंसर्स लिख लिए उसमें इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में डाल दो, मार्क कर दो। अगर टाइम बचा है तो, टाइम नहीं बचा है तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर बच गया तो इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करने लग जाओ। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, तो सबको पता है। डू नॉट लेट योर हार्ड वर्क गो इन वेस्ट। सब पढ़ के गए लेकिन एग्जाम में कचरा माफिक लिख दिया, ऐसा मत करना। सब इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, याद रखो, एंड में आपकी प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा। बहुत लोग हैं जो बोलते लॉ तो मैम इतना अच्छा पढ़ा था, इतना अच्छे से लिखा है, पर क्या तूने इस फॉर्मेट में लिखा था? क्या तूने ऐसा लिखा था कि सामने वाले को उसमें मार्क्स देने की इच्छा हो? वो क्वेश्चन करना। तो आंसर सबको आते हैं, सब लिख के आते हैं, लेकिन वही आंसर्स पे किसी को 40 मिलते हैं, किसी को 80 मिलते हैं। तो सोच लो आपको कैसे लिखना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट मैं ITSM या EISM की बात करूंगी, तो इसमें जहां जहां पॉसिबल है डायग्राम्स और चार्ट्स बनाओ। ऐसा एकदम अपने को कोई अपना आर्टिस्ट MF हुसैन नहीं दिखाना है, बट नॉर्मल फ्लो चार्ट्स,
या बॉक्सेस, जहां जहां रिक्वायर्ड है, जहां जहां बना सकते हो वहां बनाओ, इससे अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं कि इसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, ईआरपी के रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, तो उसको लिखो, मेंशन करो। कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर लिखना मत शुरू करो कि अगर पूछा है सपोज व्हाट आर एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट दिस, ऐसे मत करो। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर पे अपनी नॉलेज छाड़ो। पहले लिखो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो पहले लिखो क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3-4 पॉइंट्स में वो एक्सप्लेन करो। फिर अगर कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट बन रहा है फीचर्स का या कुछ, तो वो बनाओ। अगर नहीं बन रहा है तो लेट इट बी, उसमें सोचने में दिमाग मत वेस्ट करो। आप अपने टेक्स्ट बुक से सब में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ डायग्राम है या आप कहाँ डायग्राम बना सकते हो, तो वो बनाओ। फिर लिखो एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और हर मेन पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़नी है। जैसे मैंने बोला अपन ने पूरी एग्जाम फीस भरी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन में कहीं भी रहने नहीं देना है। मेन पॉइंट के बाद लाइन छोड़ो और इस तरह से उसको प्रेजेंट करो। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर छे? सो गए हो क्या सब लोग? ठीक है, तो याद रखना आंसर तो लिखना ही है, साथ साथ में आंसर बेचना भी है, और सामने वाला अपना आंसर खरीदे वैसा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिस्टल क्लियर फातिमा? ठीक है, तो मेक श्योर ये सब पॉइंट्स आप याद रखो और उस तरह से अपना थियोरी प्रिपेयर करो। एंड अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट सेक्शन सब नोट डाउन करो आज, अगर नहीं किया है ऑलरेडी। चार्ट बना दो, कहीं पे भी वो पेपर चिपका दो, रोज सुबह उठ के उसको एटलीस्ट आधे घंटे पढ़ना है। फ्यू टिप्स टू कीप इन माइंड, अगर किसी के पास टाइम है तो पास्ट पेपर्स को एक बार और आरटीपीस को थोड़ा सा देख लो, अगर नहीं देखा है तो। अगर टाइम है तो पैनिक नहीं होना है, क्या वो ये नहीं देखा है वो नहीं देखा है, पैनिक नहीं होना है। अगर आपका पोर्शन उतना कंप्लीट हो गया पढ़ के, तो इन अ सेफ पोजीशन, देन हर सब्जेक्ट का एक एक दिन एक पास्ट पेपर और आरटीपीस देख लो। टेस्ट पेपर्स तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व करो। अगेन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, सोशल मीडिया से दूर रहो। डोंट, बहुत बच्चे 5 मिनट देख लेता हूँ, 1 घंटा कहीं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज करो सोशल मीडिया। कोई लेक्चर देखना है, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है वो देखना है, तो दैट्स इट। उसके अलावा आपका मोबाइल का है आपको नहीं पता होना चाहिए। कंट्रोल योर स्लीप, 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, क्योंकि अभी सोओगे तो नेक्स्ट 6 महीने जागना पड़ेगा, याद रखना। या तो अभी जाग लो या नेक्स्ट 6 महीने तक जगे रहो। रिविजन प्रॉपर करो, समरी नोट्स अगेन जो इंस्टीट्यूट की कैप्सूल्स और क्विक रेफरेंसेस है, वेरी वेरी गुड। इतने बढ़िया आपको कोई क्लासेस भी नहीं देगी। उसको अगर प्रिंट है तो प्रिंट निकाल दो, अगर बुक्स है तो आपके पास रखो। कोई छोटा भाई बहन है उसको काम पे लगा दो, तो बोलो इसके प्रिंट्स निकाल के आ, या बुक्स है तो रखो। वेरी गुड समरी नोट्स। अगर आपने नहीं बनाया है समरी नोट्स या आपको नहीं पता है कि इसका कैसे बनाना है, इंस्टीट्यूट हैव गिवन द बेस्ट समरी नोट्स जो आप पढ़ सकते हो, जो आप क्विक रिविजन कर सकते हो। अगेन कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, 35 डेज टू गो और ओवरऑल अराउंड 45 डेज टू गो, 50 डेज टू गो। जान लगा दो मत, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जब भी लगे नींद आ रही है तो पूछना अपने आप से कि अब नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा। जब मैं दिखेगा ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने का मन हो जाएगा। सेक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स आ रहे, कुछ सम सॉल्व कर रहे हो, कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, तो उसको सिर्फ रीड करो मत, एक बार उसको सॉल्व कर दो। 5 मिनट बुक बंद करके सॉल्व कर दो, देखो आपको एक्चुअली आ गया है कि नहीं आ गया है।
मैं आपको पूरा सम्स या पूरा आंसर्स अभी लिखने नहीं बोलूंगी बिकॉज टाइम नहीं है उतना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ है ऐसा जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो उसको एक बार सिर्फ रीड करो और सॉल्व करो, जस्ट टू नो कि आपको एक्चुअली वो समझा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में दिमाग में तो है पर हाथ को नहीं पता है क्या लिखना है। बहुत बार होता है कि आपके हाथ को नहीं पता, आपको लगता है अरे मैंने तो पढ़ा था, लेकिन कभी लिखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेक श्योर कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स है या कुछ डिफिकल्ट चीज है तो उसको एक बार लिख लो। नो सोशलाइजिंग, वो तो अभी तो चांस ही नहीं है। मम्मी पापा से भी सिर्फ खाने के वक्त मिलो चलेगा, कोई नहीं। खुद को भी अगर एग्जाम के बाद नहीं पहचानोगे ना चलेगा, सिर्फ बुक्स दिखनी चाहिए, बुक्स याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे ना, तो फिर सब एक एक चीज याद आएगी। अरे वो 1 घंटा कम बात कर ली होती, अरे वो आधा घंटा कम सो लिया होता, अरे वो आधा घंटा फेसबुक पे कम रह लिया होता। तो प्लीज अगर अभी तक नहीं छोड़ा है तो छोड़ दो, नहीं तो 6 महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे वापस से। प्लान कर लो, अगर प्लान नहीं किया है, ऐसा नहीं कि आज उठ के जो मन हुआ वो पढ़ लेता हूँ, आज उठ के ये पढ़ लेता हूँ, प्लान इट आउट। अभी अगर नहीं प्लान किया, अभी आधा घंटा बैठो, ये 35 to 50 डेज का एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए आपके पास। ये मिनट मेरे को क्या करना है, ये आधा घंटा मेरे को क्या करना है। डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग ओ अब क्या करूं, ऐसा कैसे करूं, नहीं, प्लान इट आउट। हर दिन का आपके पास हिसाब होना चाहिए। हर दिन जो आप 15 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हो, आपको हर घंटे क्या पढ़ना है, कितना कंप्लीट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए अगर वो कंप्लीट नहीं है तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल हो, हर दिन क्या करना है उसका। और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो, नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो एंड तक पता नहीं चलेगा कि आपका कितना बैकलॉग हो गया। प्लानिंग के हिसाब से आपको पता भी रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, वेयर डू आई स्टैंड। कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया है 16 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे बच्चा रूम में बैठा है, लाइब्रेरी में बैठा है, सबको लग रहा है बच्चा कितना पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा 16 घंटा बुक लेके बैठा है, पढ़ सिर्फ 8 घंटा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर बोल रहे हो 16 घंटा पढ़ रहा हूं तो वो 16 घंटे यू शुड हैव द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो 16 घंटे में। अगर माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट चेंज करो, 2 मिनट वॉक कर लो, फिर सोशल मीडिया पे मत आओ, कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख लो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बट पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो 16 घंटा यूटिलाइज करो। बहुत लोग बोलते अरे मैम मैं तो 16 घंटे पढ़ रहा था, मैं तो 20 घंटे पढ़ रहा था। देखने जाओ तो कंस्ट्रक्टिव स्टडी उसकी 5 घंटे की थी, 8 घंटे की थी, और इतनी कम पढ़ाई में आप पास नहीं होते हो। When I say 16 hours, it means 16 hours with proper concentration. पूरे 16 घंटे प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है, अपने आप को मोटिवेट करो, चैप्टर चेंज करो, कुछ भी करो जिससे आप मोटिवेट हो, आप वो 16 घंटे पढ़ पाओ। प्रॉपर प्लानिंग करो। अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो अभी बना दो, आधा घंटा बैठ के। हर दिन आपको हर घंटे क्या करना है आपको पता होना चाहिए, और उतना कंप्लीट होने के बाद ही नींद आनी चाहिए। याद रखना, उससे पहले नींद आ गई तो कोई और 10 बच्चे होंगे जो आपके वजह झाग के पढ़ रहे होंगे और वो पास हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। तो डोंट स्लीप टिल यू कंप्लीट योर टारगेट। एंड अगेन ईट हेल्दी। मम्मी को बोल दो बिरयानी नहीं चलेगी, पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं चलेगा, सिंपल खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ताकि कि नींद कम आए, बॉडी एक्टिव रहे। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? फातिमा, क्रिस्टल क्लियर? फहीमा, सॉरी। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। आप नहीं पढ़ोगे, 100 लोग पढ़ रहे हैं, वो 20% में आ जाएंगे, आप लोग रह जाओगे। आप नहीं करोगे तो कोई और मेहनत करेगा, पास तो होना है सबको।
तो इट्स बेटर कि आप वो 20% में आओ, आप वो एक्स्ट्रा दो। तो प्लान करो और अच्छी से, यस यू कैन डू इट। कितना कर लिया यार, बचपन से एग्जाम दे रहे हो, ये भी एग्जाम ही है, ऐसा कोई नया इन्वेंशन नहीं हो रहा है। सिर्फ जो डर है, जो मेहनत है, डर को कम करो और मेहनत को बढ़ाओ, आराम से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, और फिर क्लियर होने के बाद मेरे को पार्टी देना, मिलेगी ना मेरे को पार्टी? ठीक है, मेरे को याद रहेगा, मेरे को पार्टी चाहिए। अच्छा, मुझे फटाफट से सब लोग अपने नाम लिख दोगे क्या चैट सेक्शन में? मुझे अटेंडेंस लेना है, तो जस्ट मैसेज योर नेम नो इन चैट सेशन। I'm just writing the name, 1 minute. ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है? फहीमा का तो क्रिस्टल क्लियर है, बाकी सब लोग का भी क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी अटक रहे हो, अगेन आई एम सेइंग जस्ट अ मैसेज अवे, मैसेज डाल दो, व्हेनेवर आई एम फ्री आई विल कॉल यू बैक। पानी की तरह साफ। मलिक, आजकल पानी कहाँ साफ आता है यार? ठीक है, तो सब लोग मस्त में पढ़ाई कर लो 40 दिन, फिर एकदम जोरों से पार्टी करेंगे। And keep the points that I have said in mind for both theory and practical papers. फटी हुई जीन्स बेचनी है तो उसको सजा के बेचना पड़ेगा, जितने अच्छे से बेचोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अभी से प्लान आउट करो, अभी से ही प्रैक्टिस रखो उस चीज की, और रोज आधा घंटा इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सब पढ़ना है, सुबह उठते ही सबसे पहले वो करना है। ठीक है एवरीवन, तो देन विल एंड द सेशन हियर टुडे। जब भी पढ़ाई का मन नहीं हो, सब अपने आप को पूछ लेना, अभी नहीं तो कब, और पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। And I'm always available. I'm always there. Any doubts, just message me. Bye, everyone.